Hello everyone, I am CA Chaitanya Bhavkar and I welcome all of you to the CA Foundation Business Economics. So जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर 2 का यूनिट 3 भी अभी कंप्लीट कर दिया है, सप्लाई भी, एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द एमसीक्यू. सो 120 एमसीक्यूज है अपने को इसके अंदर, और इसके अंदर जो एमसीक्यूज है वो मिक्स्ड है. मतलब जो फर्स्ट यूनिट था हमारा डिमांड, सेकंड था कंज्यूमर बिहेवियर और थर्ड था हमारा सप्लाई. तो तीनों के ऊपर मिला के ये सारे एमसीक्यूज है. ओके, सो वी विल सॉल्व ऑल द एमसीक्यूज. और इसके अंदर ऐसा तरीका होगा कि आई विल रिक्वेस्ट यू कि सबसे पहले आप लोग ये एमसीक्यूज सारे सॉल्व करिए और उसके बाद में फिर ये वीडियोस देखो, ताकि आपको ये ध्यान में आएगा कि हम कौन से क्वेश्चन पे अटक रहे हैं या कौन से क्वेश्चन हमको नहीं ध्यान में आ रहे, कहाँ पे हमारा लॉजिक गलत जा रहा है, ये आपको ध्यान में आएगा. क्योंकि अगर ये वीडियो देखते देखते आप सॉल्व करोगे तो गाइडेड अगर प्रोसेस है तो आपके आंसर हमेशा सही आने वाले. सो द बेटर वे इज कि आप पहले इसको सॉल्व करो, कहीं ना कहीं गलत हो जाओ, कहीं अटक जाओ, कुछ लॉजिक्स पे रुक जाओ, कहीं पे डाउट आ जाएंगे कि कौन सा सही है, और फिर ये वीडियोस देखो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विथ अटमोस्ट क्लैरिटी, राइट. सो 120 क्वेश्चंस के हम 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं, 15-15 क्वेश्चंस के, और एक एक वीडियो के अंदर ये 15-15 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं. सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो जिसके अंदर हमने 1 to 15 क्वेश्चंस लिए हैं, और इसको एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने बोला है. ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी है, इस टाइप से नहीं. इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन, हमने जो पढ़ाई करी है, जो वीडियोस हमने ऑलरेडी बना के डाले, उसके भी रेफरेंसेस मैंने आपको बीच बीच में दिए, ताकि अगर आपको डाउट आता है तो आप जाके वो वीडियोस भी देख सकते हो. शॉर्ट एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ में ही दे दूंगा, बट अगर कहीं पे कोई बड़ा कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, तो मैं उसके साथ साथ आपको वो टॉपिक का नाम भी बता दूंगा कि जहाँ पे जाके आपको वो वीडियो देखना चाहिए. करेक्ट. सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू. डिमांड मतलब क्या है? The first option is desire backed by ability to pay for the commodity. B. Need for the commodity and willingness to pay for it. C. The quantity demanded of that commodity at a certain price. And D. The quantity of the commodity demanded at a certain price during any particular period of time. मुझे बोलो ऑप्शन ए में क्या मिसिंग है? ऑप्शन ए एक्चुअली डिमांड को रेफर कर रहा है, लेकिन कुछ मिसिंग है. क्या मिसिंग है? डिजायर है, एबिलिटी है. हमने 3 क्राइटेरिया देखे थे, डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस. तो यहाँ पे विलिंगनेस नहीं है, बराबर. यहाँ पे विलिंगनेस नहीं है, विलिंगनेस टू पे. करेक्ट. डिजायर और एबिलिटी. ऑप्शन बी, नीड फॉर द कमोडिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट. यहाँ पे नीड है, यहाँ पे एक तो डिजायर तो पहली चीज है ही नहीं, राइट. और दूसरा एबिलिटी टू पे के बारे में कोई कमेंट नहीं करी गई यहाँ पे, राइट. सो डिजायर के बारे में भी हम बोल सकते हैं कि ये भी नहीं है, एंड एबिलिटी ये भी नहीं. सो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन बी, ये भी रॉन्ग है. ऑप्शन सी क्या बोलते हैं? द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी एट अ सर्टेन प्राइस. करेक्ट. लेकिन कितने पीरियड में ये नहीं बोला है. आपको अगर सिर्फ बोल दिया 10,000 मोबाइल, मान लो 50,000 की प्राइस पे, बट कितने टाइम में? एक दिन का डिमांड है या महीने भर का है, 15 दिन का है, हफ्ते का है, साल भर का है, ये आपको पता ही नहीं. करेक्ट. सो यहाँ पे पीरियड इज मिसिंग. And option D is the quantity of the commodity demanded at a certain price during any particular period of time. तो यहाँ पे तीनों भी चीजें आगे देखना, क्वांटिटी भी है, उसके बाद में सर्टन प्राइस भी है, एंड ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम भी है. सो द ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली एमसीक्यूज के अंदर सारे के सारे ऑप्शन पहली बार पढ़ने के बाद सही लगते हैं. करेक्ट. तो ये कभी गलती नहीं करनी अपने को कि ऑप्शन ए पढ़ लिया, वो अगर सही लग रहा है तो उसको टिक करके आगे. ऑप्शन ए सही भी लगा तो भी पूरा पढ़ना है अपने को, क्योंकि नॉर्मली ना सेंटेंस ऐसे ही कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं कि अपने को लगता है कि सारे आंसर सही, राइट. सो रीड ऑल द ऑप्शंस एंड चूज द आंसर वाइजली. ओके, चलो. सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ. कॉन्ट्रैक्शन क्यों आता है डिमांड के अंदर? हमने 2 फैक्टर्स देखे थे, हमने ग्रुपिंग बनाई थी. एक देखा था हमने कि डिमांड कम या ज्यादा होती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, और दूसरा हमने देखा था कि डिमांड कम या ज्यादा होती है ड्यू टू एनी अदर फैक्टर देन प्राइस. करेक्ट. प्राइस छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स. तो हमने देखा प्राइस छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से जो डिमांड कम ज्यादा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते थे इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड. और प्राइस की वजह से जो इंपैक्ट आता था उसको क्या बोलते थे अपन? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन को ही हम ग्राफ के फॉर्म पे अगर लेके आ जाए तो उसको हम बोलते थे, बोलो, शिफ्ट इन डिमांड कर्व बोलते थे, या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. यस, हम उसको बोलते थे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. एक ही डिमांड कर्व पे ऊपर नीचे जा रहे हैं मतलब एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन है. लेकिन अगर डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जा रहा है
टुवर्ड्स राइट अगर शिफ्ट हो रहा है तो उसको बोलते थे इंक्रीजिंग डिमांड, टुवर्ड्स लेफ्ट अगर शिफ्ट होता है तो उसको बोलते थे डिक्रीजिंग डिमांड। तो यह याद रखना है अपने को। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ऑप्शन पढ़ने से पहले ही आंसर बोलो इसका क्या है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ प्राइस की वजह से होगा। अब प्राइस की वजह से होगा तो प्राइस बढ़ने की वजह से होगा या कम होने की वजह से होगा। तो डिमांड और प्राइस का रिलेशन कैसा है, सीसॉ के जैसा है, एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है, एक नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर आता है। तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, डिमांड कम हो रही है, इसका मतलब क्या रहेगा, प्राइस यहाँ पे बढ़ रही है। प्राइस अगर बढ़ी तो फिर कॉन्ट्रैक्शन आता है। नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस। ए, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ये अदर देन प्राइस है, करेक्ट, तो ये नहीं आएगा। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड कंसर्न, ये करेक्ट है। सी, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, अदर गुड्स मतलब क्या है, रिलेटेड गुड्स, सब्सटीट्यूट्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो ये भी नहीं क्योंकि ये अदर फैक्टर में आएगा। सिर्फ प्राइस नहीं था ना, प्राइस ऑफ द गुड ये एक इसमें है, और बाकी सारे जो फैक्टर है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज बोलो या इनकम ऑफ द कंज्यूमर बोलो, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बोलो, ये सारे अदर फैक्टर्स है, दूसरे ग्रुप में, राइट, तो ये भी नहीं है। एंड ऑप्शन डी इज डिक्रीज इन द इनकम ऑफ परचेसर, यानी कि कंज्यूमर का इनकम कम होना, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलो, नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर एज्यूम टू रिमेन द सेम। अब यहां पे क्वेश्चन तो पहले ठीक से समझ लो। ऑल बट वन मतलब एक छोड़ के बाकी, ऑल बट वन मतलब क्या होता है, एक छोड़ के बाकी। ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर एज्यूम टू रिमेन द सेम while drawing an individual's demand curve for a commodity, which one is it? ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं ये, कि सारे के सारे फैक्टर जो है वो रिमेन सेम है, वो सेम रहते हैं, बट वन, यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से समझो, बट वन जब रहेगा ना, बट वन को अंडरलाइन करके बाजू में छोड़ने का, बाकी सब कुछ पढ़ लेने का। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एज्यूम टू रिमेन द सेम, समझ आ गया, सारा सेम रह रहा है बट वन, लेकिन एक क्या रहेगा, उल्टा रहेगा, बाकी सारे सेम रह रहे ना, तो एक फैक्टर जो है वो क्या होगा, चेंज होगा। मतलब इसको ऐसे पढ़ना है अपने को कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एज्यूम टू रिमेन द सेम बट वन ऑफ द फैक्टर चेंजेस। कब चेंज हो रहा है वो, व्हाइल ड्रॉइंग एन इंडिविजुअल्स डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी। तो ये डिमांड कर्व बनाते टाइम पे एक ऐसा सॉरी, ये तो सप्लाई कर्व हो गया, एक सेकेंड, ये डिमांड कर्व बनाते टाइम पे ये बोल रहे हैं कि बाकी सारे फैक्टर सेम रह रहे, एक ही फैक्टर चेंज हो रहा है। वो कौन सा फैक्टर है जो चेंज हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल, दूसरा है हिज मॉनिटरी इनकम, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मुझे बोलो क्या चेंज होता है इसके अंदर, हम हमेशा पढ़ते थे लॉ ऑफ डिमांड के टाइम पे भी हमने पढ़ा था कि ऑल अदर फैक्टर्स आर एज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट, उसको क्या बोलते थे अपन, एक लैटिन वर्ड भी था उसको, सेटेरिस पेरिबस, कि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, बस एक चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा था, प्राइस, प्राइस अगर ऊपर जाती है तो डिमांड नीचे, प्राइस अगर नीचे आती है तो डिमांड ऊपर, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी यानी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज द करेक्ट। ये बाकी सारे जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, बराबर, ये सारे रहेंगे कांस्टेंट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आप भी लिख लो, कांस्टेंट 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 या सेम, और ये होगा चेंज, बराबर। तो ये टाइप का क्वेश्चन कैसे पढ़ने का ध्यान में आ रहा है ना। ऑल बट वन को कैसे पढ़ेंगे, बट वन को बाजू में निकाल के रख देने का, बाकी सारा पढ़ने का साथ में, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एज्यूम टू रिमेन द सेम, और फिर बट वाला पढ़ने का, बट वन फैक्टर चेंजेस, सेम के उल्टा। अगर यहाँ पे ऐसा आता ना कि ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर एज्यूम टू चेंज, तो फिर बट वन के बाद में अपन उल्टा पढ़ते कि ऑल ऑफ द फैक्टर्स आर चेंजिंग बट वन रिमेन सेम। तो पहले जो आया सेम आया तो इसका उल्टा रहेगा दूसरा, बट वन के बाद में उल्टा पढ़ने का। आ रहा है ध्यान में, चलो। नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गुड्स इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल क्या है, मुझे सबसे पहले बताओ, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या चीज है। सब्स्टिट्यूट मतलब जो एक दूसरे की जगह यूज होते हैं, राइट, एक दूसरे की जगह, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कॉम्पिटिंग, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में यूज होते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब एक दूसरे की जगह। मुझे बोलो टी एंड शुगर, ये तो एक साथ में यूज होते हैं, चाय बनाना है तो ये तो क्या हो गया मेरे, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ये, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री। फिर भी देखना क्या है, टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी क्या है, एक दूसरे की जगह इधर चाय पियोगे या फिर कॉफी पियोगे,
राइट। तो ये क्या हो गया मेरा सब्स्टिट्यूट, या फिर जिसको बोल सकते हैं हम कॉम्पिटिंग, बराबर, जिसको क्या बोल सकते हैं कॉम्पिटिंग। थर्ड है पेन एंड इंक, ये एक साथ में यूज होते हैं, करेक्ट, ये एक साथ में यूज होते हैं, तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। और शर्ट एंड ट्राउजर, ये भी तो कॉम्प्लीमेंट्री, बराबर। ऐसा नहीं है ना कोई आइदर शर्ट पहन लेगा या फिर पैंट पहन लेगा, ऐसा नहीं होगा, आपको दोनों पहनना पड़ेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सब्स्टिट्यूट, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो, इन द केस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग द टू एक्सेस, सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व निकालू क्या मैं, एक मिनट, ये आ गया डिमांड कर्व, इट इज मीटिंग द both the axis. The price elasticity of demand at the midpoint of the line would be midpoint. अगर अपन ग्राफ के हिसाब से निकालना इलास्टिसिटी, यहाँ पे मेथड नहीं दिया है, बट याद करो कौन से मेथड से निकालना पड़ेगा। नॉर्मल मेथड था, आर्क इलास्टिसिटी था, पॉइंट इलास्टिसिटी था, कौन सा यूज करेंगे मुझे बोलो। ग्राफ के लिए हमने देखा था पॉइंट इलास्टिसिटी यूज करेंगे। पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है लोअर पार्ट अपॉन अपर, तो उसके अंदर क्या आएगा, दोनों भी डिवीजन सेम है, तो ये क्या आएगा लगभग, अगर मैं इसको दो पार्ट मानूं तो ये 1 आएगा तो ये भी 1 आएगा, अगर ये 2 आएगा तो ये भी 2 आएगा, ये अगर 4 आएगा तो ये भी 4 आएगा, मतलब जो भी है, या इसको अगर मैं x बोलूं तो ये भी x आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट मिड पॉइंट है ना, दोनों भी कांस्टेंट सेम ही रहेंगे, तो x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू हमेशा आंसर आएगा 1, तो आंसर इज बी 1। आ रहा है ध्यान में, समझ आ रहा है ना, सब कुछ याद आ रहा है ना जो हमने पढ़ा था पहले भी। अगर नहीं याद आ रहा है तो स्पेसिफिक वीडियो जाके आप देख सकते हो इसके। चलो, नेक्स्ट देखो, नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6। द लॉ ऑफ डिमांड assuming other things to remain constant establishes the relationship between, अरे लॉ ऑफ डिमांड बोल दो ना सीधा सीधा, assuming other things constant या ceteris paribus, ये रखिए। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, if price decreases demand increases, if price increases then demand decreases, मतलब कौन सी दो चीजों के बीच में रिलेशन बता रहे हैं, प्राइस एंड डिमांड ऑफ द गुड, उसी गुड का, प्राइस भी उसी गुड्स का रहेगा, डिमांड भी उसी गुड्स का। देखते कौन सा ऑप्शन मैच करता है। पहला है इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड डिमांडेड बाय हिम, ये नहीं है। प्राइस ऑफ अ गुड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, राइट, यही अभी जो लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा। फिर भी मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ, फिर भी अपन सारे ऑप्शन पढ़ेंगे, भले अपने को एक सही लग रहा है, स्टिल वी विल रीड ऑल द ऑप्शंस। पढ़ो, सी प्राइस ऑफ अ गुड एंड द डिमांड फॉर इट सब्स्टिट्यूट, ना ये भी नहीं है। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड एंड द रिलेटिव प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलो, नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7। चलो, identify the factor which generally keeps the price elasticity of demand for a good low, प्राइस इलास्टिसिटी कम रहेगी किसकी वजह से। अच्छा, ये कहां पे पढ़ा हमने, ये पहले आधे बच्चों को तो यही याद नहीं आएगा कि ये हमने पढ़ा कहां पे। अरे प्राइस इलास्टिसिटी कम रहेंगे ऐसे फैक्टर कहां पे पढ़े थे बच्चों, ये हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ बोलो, कौन बोल रहा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में नहीं बेटा, वहां पे हमने देखा ना प्राइस कम हो गई तो क्या होगा, प्राइस बढ़ी तो क्या होगा, इनकम कंज्यूमर का इनकम कम हुआ तो क्या होगा, कंज्यूमर का इनकम बढ़ा तो क्या होगा, करेक्ट। वेबलन इफेक्ट से क्या होगा, स्नॉब इफेक्ट से क्या होगा, हमने वहां पे देखा था क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, क्या होगा, कितना होगा, हमने वहां नहीं देखा कितना होगा, हमने कहां पे पढ़ा, इलास्टिसिटी के अंदर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुरू होने से पहले हमने जो भी पढ़ा वो हमने पढ़ा क्या होगा, ऊपर जाएगी डिमांड या नीचे आएगी, डायरेक्शन आइडेंटिफाई किया सिर्फ। इलास्टिसिटी चालू होने के बाद में हमने पढ़ा कितना होगा, कितना, हाउ मच। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी कम रहेगी, मतलब इंपैक्ट कम आएगा, है ना। क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई द फैक्टर विच जनरली कीप्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड लो, मतलब भले ही प्राइस में चेंज हो जाने दो, लेकिन डिमांड के अंदर जो चेंज आने वाला है वो इतना ज्यादा नहीं होगा। क्या बोल रही है, प्राइस में भले चेंज होने दो, लेकिन डिमांड के अंदर जो चेंज होने वाला है वो इतना ज्यादा चेंज नहीं होगा, मतलब एज कंपेयर टू प्राइस देयर विल बी अ लेसर इंपैक्ट ऑन डिमांड। डिमांड बढ़ेगी या कम होगी ये नहीं बता रहे हम, जो भी इंपैक्ट आएगा वो कम आएगा एज कंपेयर टू प्राइस, मतलब प्राइस का मूवमेंट ज्यादा होगा, डिमांड का मूवमेंट कम होगा। क्यों होगा ऐसा ही, अच्छा ये पहले लिख लो, कहां पे देखा था हमने, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी, प्राइस डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उसके डिटर्मिनेंट में हमने ये पढ़ा है। अगर नहीं याद आ रहा है तो प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो, ये सारे वीडियोस वगैरह सब कुछ अपना प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, उसका लिंक अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अगर यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस के अंदर अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, ओके। चलो, ऑप्शन ए देखो क्या है, वैरायटी ऑफ यूजेस फॉर दैट गुड,
इसकी वजह से तो प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा होती है उल्टा, राइट ना। इसकी वजह से क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। जैसे इसका एग्जांपल हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी, अगर प्राइसेस बहुत बढ़ गए तो अपन यूजेस कम कर डालेंगे उसके, राइट। दूसरा है वेरी लो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी की प्राइस बहुत ही कम है, करेक्ट। इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, जैसे हमने देखा था मैच बॉक्स है, 5 रुपए का मैच बॉक्स आता है या 10 रुपए का आता है, उसके अंदर अगर 20% प्राइस इंक्रीज हो गया ना, 20% मतलब 10 का 12 हो जाएगा, बहुत हो गया। 30% इंक्रीज आ गया, 10 रुपए का 13 रुपए हो जाएगा। अब 10 रुपए का 13 रुपए हो गया है, इसके लिए मैच बॉक्स कम खरीदेंगे क्या अपन? कोई नहीं सोचेगा ना 3 रुपए के बारे में, करेक्ट। तो इतना डिमांड पे असर नहीं पड़ेगा, करेक्ट। मतलब यही आंसर सही है, राइट। ए गलत है, बी सही है। फिर भी अपन पढ़ेंगे सी बी और डी बी। सी क्या बोलता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर दैट गुड। अरे क्लोज सब्स्टिट्यूट अगर होंगे ना तो उल्टा प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर प्राइस में मूवमेंट आ गया तो तुरंत लोग शिफ्ट हो जाते हैं सब्स्टिट्यूट की तरफ, करेक्ट, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये भी गलत है। और लास्ट वन इज द हाई प्रोपोर्शन ऑफ द कंज्यूमर्स इनकम स्पेंट ऑन इट। किसी का इनकम का बड़ा हिस्सा अगर उस पर स्पेंड हो रहा है, मेरा इनकम 1 लाख है और मैं ऐसी कोई चीज है जिसके ऊपर मैं 60,000 खर्च कर रहा हूँ, 65,000 खर्च कर रहा हूँ, तो उसके अंदर अगर कोई प्राइस के अंदर अगर बदलाव आया बहुत ज्यादा, तो आई माइट रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग दैट प्रोडक्ट। कि 60,000 का प्रोडक्ट 80,000 का हो गया, मैं नहीं बाय करूंगा ना ये, क्योंकि मेरे इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा कंज्यूम कर रहे हो। वही मैच बॉक्स जो है वो मेरे इनकम का बहुत ही छोटा हिस्सा कंज्यूम कर रहे हो, तो 10 का 13 हो गया, 30% इंक्रीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही 30% इंक्रीज ऐसी कोई चीज में आ गई कि मुझे मोबाइल लेना था, वो 60,000 का था, उसके अंदर 30% राइज आ गया, तो 60,000 का फोन 78,000 का हो गया, 78,000 का, अब मैं बाय नहीं करूंगा वो, क्योंकि बहुत बड़ा मेरा मतलब इनकम चला जाएगा, 18,000 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है, छोटी बात थोड़ी ना है, बराबर। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड इज स्मॉलर। ध्यान दो, इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्या बताना चाह रहे हैं, देखना, परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड इज स्मॉलर देन द परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस। मतलब डिमांड इंक्रीज हो रही है मान लो 10% से, और प्राइस कम हो जा रही है 20% से, तो आंसर आएगा 0.5। 0.5 मतलब क्या है, 1 से कम है, मतलब ही इन इलास्टिक या रिलेटिवली इन इलास्टिक जिसको बोल सकते हैं हम लोग। अभी देखें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सिंपल है, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, 0। तो ये आएगा लेस देन 1, सिंपल है, ये बाकी सारे नहीं आएंगे यहाँ पे, करेक्ट। क्योंकि जीरो क्यों नहीं आ रहे, जीरो भी तो आ सकता है ना। अरे जीरो नहीं आएगा, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड इज स्मॉलर, मतलब कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं बता रहे कि डिमांड में चेंज आ ही नहीं रहा। वैसा अगर रहता कि प्राइस चेंज हो गई लेकिन डिमांड में चेंज ही नहीं आया, तो फिर वहां पे जीरो रहता। इसके लिए आप याद करो, मैंने हर तरीके से आपको फॉर्मूला लिख के दिया है। इंटरप्रिटेशन ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर मैंने हर तरीके से आपको सेंटेंसेस बना के दिए कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेसर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब रिलेटिवली इलास्टिक। याद आ रहा है, नोट्स खोल के देखो एक बार, पन्ने पलटा के देखो, ये हर एक सेंटेंस, हर एक फॉर्मूला, सब कुछ अपने नोट्स में लिखा है। उसको ही अगर आप बार बार रिवाइज करते जाओगे ना, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते आएगा आपको। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो जिसका आंसर हमारे नोट्स में कवर्ड नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि ये 10वीं 12वीं की या 7th 8th की तो एग्जाम है नहीं कि आपको सब कुछ रेडी मिल जाएगा। यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, बट वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन आवर नोट्स, ठीक है। चलो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 9। इन द केस ऑफ एन इंफेरियर गुड, कहां पे पढ़ा था ये, सबसे पहले तो याद करो इंफेरियर गुड कहां पे पढ़ा था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में नॉर्मल गुड्स, इंफेरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स को अलग ट्रीटमेंट है, इंफीरियर गुड्स के अलग ट्रीटमेंट है। नॉर्मल गुड्स की ट्रीटमेंट क्या है, इनकम बढ़ा डिमांड बढ़ती है, इनकम को कम हो गया तो डिमांड कम होती है। इंफीरियर के केस में क्या होता है, एक लेवल तक डिमांड, एक लेवल तक इनकम बढ़ता है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती है, लेकिन उससे ज्यादा जब इनकम बढ़ता है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड एकदम से कम होने लग जाती है। अगर आपको ये पढ़ने के बाद, ये सुनने के बाद में ऐसा लग रहा है कि क्यों होता है, तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, ओके। सो इन द केस ऑफ एन इंफीरियर गुड, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, एक तो पॉजिटिव है, या फिर जीरो है, या फिर निगेटिव है, या फिर इन्फिनिट है। बोलो क्या आना चाहिए, ये सब कुछ हमने देखा है, करेक्ट। इसके केस में आती है निगेटिव। हमने आंसर वहीं पे भी हमने लिखा था कि नॉर्मल जो हमारा गुड्स आता है उसके अंदर क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है कि इनकम बढ़ गया डिमांड भी बढ़ेगा। बट इन्फीरियर के केस में क्या होता है, इनकम बढ़ गया तो डिमांड
कम हो जाता है, करेक्ट। सो ए बी एंड डी आर द रॉन्ग ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन कि यहाँ पे इलास्टिसिटी निगेटिव होती है। अरे सिंपल चीज है ना, निगेटिव ही रहेगी ना, क्योंकि आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ जाती है वैसे वैसे आपका जो क्या बोलते हैं डिमांड है प्रोडक्ट की वो कम होने लगती है, राइट। चलो नेक्स्ट देखो 10th, इफ द डिमांड फॉर अ गुड इज इनइलास्टिक। क्या बोल रहे हैं, इफ द डिमांड फॉर अ गुड इज इनइलास्टिक, मतलब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ परसेंटेज चेंज इन डिमांड, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या ये सही है, इज इट राइट, करेक्ट, क्योंकि इनइलास्टिक है तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेसर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो देखो आगे क्या बोल रहे हैं, एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस, इंक्रीज इन इट्स प्राइस will cause the total expenditure of the consumer of the good to, क्या होगा इसमें, अच्छा ये इनकम इलास्टिसिटी वाला है, ये प्राइस वाला नहीं, मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है, ये इनकम इलास्टिसिटी वाला है। तो an increase in its price will cause the total expenditure of the consumer of the good to remain the same, increase decrease any of this। इसका हिंट में दे देता हूँ, remains the same जो है वो है यूनिट इलास्टिक। आप बोलो सही आंसर क्या है, तो ये तो नहीं है, रिमेन द सेम तो नहीं है, एंड एनी ऑफ दिस भी नहीं आएगा, करेक्ट ऑप्शन नहीं आएगा। मैंने देखो केबीसी में से 50-50 ऑप्शन देता था ना अमिताभ बच्चन कि आधे ऑप्शन चले जाएंगे आधे रह जाएंगे, मैंने आपको 50-50 दे दिया, ए और डी कट कर दिया, बी और सी में से चूज करो क्या होगा, कम ऑन, बी और सी में से देखो क्या आने वाला है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, नमक है, नमक सॉल्ट, इसका प्राइस है मान लो ₹10, ये बढ़ के हो गया मान लो ₹15, कितना परसेंट चेंज आ गया, 50% चेंज आ गया, ठीक है। इसका डिमांड था पहले 100 पॉकेट्स का, ठीक है, 100 का, ये घट के हो जाएगा 90, कितना चेंज आ गया, 10%। क्या ये मेरे क्वेश्चन को सूट कर रहा है एग्जाम्पल, यस। इफ द डिमांड फॉर अ गुड इज इनइलास्टिक एंड इंक्रीज इन इट्स प्राइस, प्राइस इंक्रीज हो गया 50% से, विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द गुड टू, क्या करना है अपने को, तो इंक्रीज हो गया प्राइस, ये बैठ गया, और इनइलास्टिक है, डिमांड फॉर अ गुड क्या है, इनइलास्टिक है, मतलब जो क्वांटिटी के अंदर जो चेंज आएगा वो कम आने वाला है इन कंपैरिजन विद प्राइस। तो प्राइस का चेंज आ रहा है 50%, क्वांटिटी की चेंज आ रहा है 10%। अभी देखो एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा था एक्सपेंडिचर बोलो, पहले मैं 100 पैकेट ले रहा था 10 रुपए पे, मतलब कितना एक्सपेंडिचर कर रहा था मैं, 1000 का। अभी मैं 90 पैकेट खरीद रहा हूँ 15 रुपए पे, मतलब अभी ये खर्चा बढ़ गया 1350 हो गया। कैसे निकाल के करो, 15 × 90, इट विल गेट एन आंसर ऑफ 1350। तो खर्चा बढ़ा या कम हुआ, बढ़ गया, मतलब आंसर कौन सा सही है मेरा, इंक्रीज। तो डिक्रीज भी गलत आ गया, आंसर बी इज, क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, करेक्ट। या ऐसे निकाल के देख लेने का सीधा सीधा, ज्यादा दिमाग लगाने का भी नहीं। कितना टाइम लग गया इसको, बहुत कम समय लगा, 1 मिनट, 1 से 1.5 मिनट में सब कुछ हो जाएगा आपका, करेक्ट। और उतना टाइम आपको एग्जाम में होता है। सो इसके लिए हर चीज याद रखना, रट्टा मारना, ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, हमको समझना है चीजों को और उसको अप्लाई करना है बस, करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। चलो so let us start with the question number 11, if regardless of changes in its price the quantity demanded of a good remains unchanged, quantity demanded में कोई चेंज नहीं आ रहा है, then the demand curve for the good will be, बना के देखो ना, अंदाजा मत लगाओ, बना के देखो। पहले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो, यहाँ पे प्राइस आएगा, यहाँ पे क्वांटिटी आएगा, ठीक है। क्या बोल रहे बच्चों, इफ रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन इस प्राइस, मैं यहाँ पे अलग अलग प्राइस पॉइंट लिख देता हूँ क्योंकि चेंज हो रही है प्राइस। क्या बोल रहे, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड रिमेन्स अनचेंज, चेंज ही नहीं आ रहा है, मतलब ये प्राइस पे भी समझ लो ये डिमांड है, तो ये प्राइस पे भी ये डिमांड रहेगी, ये प्राइस पे भी ये डिमांड रहेगी, मतलब कर्व मेरा सीधा ऐसे लाइन बनेगा, सीधी लाइन, हाँ या ना, करेक्ट। इसी को अगर मैं इमेजिन करते बैठूंगा ना तो इसको बहुत टाइम चला जाएगा, फिर भी मैं गलत आंसर दूंगा। लेकिन जो क्वेश्चन दिया है उसको अगर तुरंत हम एग्जाम्पल पे कन्वर्ट कर दे तो फटाफट आंसर निकल जाएगा। तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ऐसी खड़ी सीधी लाइन बन जा रही है, बराबर, क्योंकि डिमांड में कोई चेंज नहीं है, क्वांटिटी इतनी है, करेक्ट, प्राइसेस चेंज हो जा रही है। अब मुझे सिर्फ बताना है कि इस लाइन को क्या बोलते हैं, मैं इसको हॉरिजॉन्टल बोलता हूँ, वर्टिकल बोलता हूँ, पॉजिटिव स्लोप बोलता हूँ, नेगेटिव स्लोप, स्लोप तो है ही नहीं, ये दोनों भी नहीं आएंगे आंसर, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल।
अब ये हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, तो इसके लिए एक सिंपल लॉजिक है, होराइजन वर्ड सुना है कि हॉरिजॉन, होराइजन, हॉरिजॉन मतलब ऐसा वो सूरज डूबता है ना, तो अगर दूर तक नजर लेके जाएंगे ऐसा, अगर ग्राउंड है बहुत बड़ा, आगे कोई बिल्डिंग नहीं है, तो जब सूरज डूब रहा होता है अगर देखेंगे तो जो ऐसी लाइन बनती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन, या गूगल पे डाल दो इमेज ऑफ होराइजन वगैरह ऐसा कुछ, तो वो जो आपको दिखता है उसका शेप हमेशा ऐसे रहेगा, ऐसे आड़ा, तो इसको हॉरिजॉन्टल है, ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल आंसर है इसका, ये वर्टिकल, सॉरी 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 सॉरी, हॉरिजॉन्टल नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये हॉरिजॉन्टल है बराबर है, लेकिन अपना कर्व जो बन रहा है वो तो वर्टिकल बन रहा है ना, अपना कर्व जो है वो खड़ी लाइन बन रही है, करेक्ट, सो इट इज द आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, हॉरिजॉन्टल इज द रॉन्ग। तो क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट। नेक्स्ट देखो, सो वी विल स्टार्ट विथ द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, सपोज द प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस, पेप्सी की प्राइस अगर बढ़ जाती है, वी विल एक्सपेक्ट द डिमांड कर्व ऑफ कोका कोला टू। अब ये क्वेश्चन का है, सबसे पहले तो ये बोलो, ये है आपका प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो बोल क्या रहे देखो, सबसे पहले तो मुझे बोलो पेप्सी एंड कोका कोला ये क्या है, पेप्सी एंड कोका कोला ये कॉम्प्लीमेंट्री है क्या सब्स्टिट्यूट्स है, करेक्ट, ये है सब्स्टिट्यूट्स, बराबर, या कॉम्पिटिंग गुड्स, एक की जगह दूसरा यूज होगा, ऐसे गुड्स है, करेक्ट, साथ साथ में यूज नहीं होगा, पेप्सी और कोका कोला मिक्स करके पी रहे कोई, ऐसा नहीं होगा, करेक्ट, तो दीज आर द सब्स्टिट्यूट्स। सो क्या बोले, सपोज द प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस, पेप्सी की अगर प्राइस बढ़ गई तो होगा क्या, पेप्सी के कंज्यूमर कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ गई, ये सारे शिफ्ट होंगे कोका कोला की तरफ, तो कोका कोला की डिमांड बढ़ जाएगी, तो आगे बोलो क्या बोल रहे हैं, वी विल एक्सपेक्ट द डिमांड कर्व ऑफ द कोका कोला टू इंक्रीज, करेक्ट, एक्सपांड नहीं होगा, क्योंकि कोका कोला की प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, अगर प्राइस का चेंज होता कोका कोला में तो फिर उसको बोलते थे अपन एक्सपांड, राइट, बट यहाँ पे प्राइस में चेंज आ रहा है पेप्सी की, तो कोका कोला की जो डिमांड के अंदर शिफ्ट आ रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, इंक्रीज, तो शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, रिमेन एट द सेम लेवल या नन ऑफ द अबव, तो हम इसको बोलेंगे शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, करेक्ट, ये बाकी सारे ऑप्शन गलत है, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट, चलो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एक्सेप्ट, मतलब सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स है, एक जो है वो डिटर्मिनेंट नहीं, अरे ये वो बड़ा सिंपल है यार, सिर्फ लिस्ट याद कर लो, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इज द डिटर्मिनेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिटर्मिनेंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इज द डिटर्मिनेंट, क्वांटिटी सप्लाइड थोड़ी ना कोई डिटर्मिनेंट है, तो ये डिटर्मिनेंट नहीं है, मतलब ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि हमको ढूंढना था एक्सेप्शन, करेक्ट, हमको क्या ढूंढना था, एक्सेप्शन, बाकी सारे डिटर्मिनेंट है, एक ऐसा ढूंढना था जो डिटर्मिनेंट नहीं है, करेक्ट, तो ए सी एंड डी आर द रॉन्ग ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। So now we will start with the question number 14. A movement along the demand curve for soft drinks is best described as, movement along the demand curve को क्या बोलते हैं, movement along the demand curve को, movement along the demand curve क्यों होता है, due to change in price of the good, बाकी फैक्टर्स की वजह से जो होता है वो क्या होता है, shift in demand curve, तो movement along the demand curve क्यों होता है, एंड इंक्रीज इन डिमांड है क्या वो, डिक्रीज इन डिमांड है क्या, नहीं, ये क्या है दोनों भी, ये दोनों भी क्या है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, करेक्ट। सी क्या है, अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डी है अ चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड में नहीं है, चेंज इन डिमांड भी आपका यही है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व ही, ये भी क्या है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व ही, a change in quantity demanded, this is the right answer, so option C is the correct answer. Now we will start with the question number 15. If the price of Pepsi decreases relative to the price of Coke and 7 Up, the demand for, सबसे पहले तो एक काम करेंगे, ऑप्शन पढ़ लेंगे फिर एनालाइज करेंगे, ऑप्शन बोल रहे हैं कि कोक विल डिक्रीज, 7 Up विल डिक्रीज, कोक एंड 7 Up विल इंक्रीज, कोक एंड 7 Up विल डिक्रीज, तो सिंपली इनको पूछना ये है कि कोक और 7 Up उनकी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीजेस, करेक्ट, एक जगह में लिखता हूं पेप्सी, दूसरी जगह लिखता हूं कोक या 7 Up, क्योंकि दोनों के अंदर इफेक्ट तो सेम ही आने वाला है, करेक्ट, तो पेप्सी की प्राइस अगर कम हो गई मतलब क्या हो जाएगा,
कोक और सेवन अप पीने वाले कंज्यूमर इधर शिफ्ट हो जाएंगे, करेक्ट, और पेप्सी की बढ़ जाएगी डिमांड, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी और कोक और सेवन अप की डिमांड घट जाएगी, करेक्ट, इसकी डिमांड घट जाएगी। अभी देखेंगे ऑप्शन क्या बता रहे। कोक विल डिक्रीज, आंसर ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये सही है, लेकिन आप डायरेक्टली ए को टिक करके आगे नहीं बढ़ोगे। क्यों, अभी इस क्वेश्चन में आपको ध्यान में आ जाएगा। आपने ए भी सही है, ये गलत नहीं है, कोक की डिमांड कम होने वाली है, यस, फिर भी ऑप्शन बी पड़ेगी, सेवन अप विल डिक्रीज, अरे हाँ यार ये भी सही, बी भी सही आ रहा है, सेवन अप विल डिक्रीज। कोक एंड सेवन अप विल इंक्रीज, दोनों की भी डिमांड बढ़ जाएगी क्या, ना ये तो गलत है सीधा सीधा। कोक एंड सेवन अप विल डिक्रीज, अरे हाँ ये मोस्ट करेक्ट आंसर है कि कोक और सेवन अप दोनों की भी डिमांड कम हो जाएगी, दिस इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। सो इसको मैं अभी रॉन्ग करूंगा क्योंकि ए और बी सीधे सीधे गलत नहीं है। ए मतलब कोक विल डिक्रीज, डिमांड ऑफ कोक विल डिक्रीज, और बी मतलब डिमांड ऑफ सेवन अप विल डिक्रीज। ये ए और बी वैसे तो सही है, बट उससे ज्यादा सही ऑप्शन डी है क्योंकि उसके अंदर दोनों भी बताया कि कोक एंड सेवन अप दोनों की भी डिमांड डिक्रीज होने वाली। सो वी विल टिक द ऑप्शन नंबर, ऑप्शन डी। इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी भी आपको अगर लगा कि ये ऑप्शन सही है तो तुरंत उसको टिक करके आगे चले जाना, ऐसा नहीं करेंगे। वी विल रीड ऑल द ऑप्शंस, ठीक है, समझ आ रहा है क्यों करना है ये।